हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नवनीत गुणपाल और आज अपने बात करने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का जो चैप्टर है विद्युत की, उसकी बात करेंगे। तो इसको अपने स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी थोड़ी बातें ये बता देता हूँ कि जैसे ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए जैसे हो सकता है कि कुछ बच्चों ने तो पहले पढ़ी हुई है फिजिक्स या थोड़ी बहुत उन मतलब कांटेक्ट में रहे हुए हैं, तो उनको तो थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नई शुरुआत करते हैं फिजिक्स, क्योंकि 10वीं में हाईएस्ट मतलब हाई लेवल का थोड़ा सा आने लगता है। यानी नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं लेकिन इतना ज़्यादा बच्चे क्या ध्यान नहीं देते। लेकिन फिर भी 10वीं क्लास में क्या है कि वो थोड़ा सा मतलब ध्यान देते हैं आके, क्योंकि बोर्ड की क्लास मानते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा उनके अंदर डर होता है कि हाँ अब तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि अपने बात करते हैं कि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये चैप्टर दोबारा जब 11th क्लास या 12th क्लास के अंदर रिपीट होता है, तो तब आपको क्या है पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से समझा जाएगा। तो ये शुरुआत है, यानी कहने का मतलब बेसिक है। तो ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ एक दो टॉपिक है जो जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा ऐसे कठिन फील करते हैं कि हाँ अब यहाँ पर अपने क्या है कि समझ से बाहर होने लगे हैं। तो अपने स्टार्ट करेंगे विद्युत से, ज़्यादा बातें ना करते हुए विद्युत से अपने स्टार्ट करते हैं कि विद्युत होता क्या है। तो विद्युत जैसे कि अपने बात करें, विद्युत पढ़ने से पहले अपने बात करते हैं आवेश की, कि आवेश होते क्या हैं। ठीक है, अपने जैसे पानी को समझते हैं कि यानी विद्युत धारा आपने बोलते हैं, तो वैसे पानी की धारा भी हो सकती है। तो ये जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ कि जैसे पानी की धारा है तो उसी जैसे पानी की धारा चलती है वैसे ही विद्युत की धारा चलती है। तो फिर बच्चे सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पानी तो है वो सीधा मतलब निर्वात में भी फ्लो कर लेता है। तो फिर उसके लिए मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज ये समझाना चाहता हूँ। जैसे पानी का जो सूत्र होता है जैसे H2O होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है कि जैसे हाइड्रोजन के दो अणु हैं या ऑक्सीजन का एक अणु है, तो इस प्रकार सॉरी परमाणु है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि जैसे विद्युत के अंदर क्या है कि आवेश होते हैं, यानी यहाँ पर परमाणु ना होके यहाँ पर क्या है आवेश होते हैं। यानी तत्वों की बात करें तो तत्व यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर आवेश होते हैं और आवेश ही आगे मतलब चलते रहते हैं, तो इन्हें विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो इनको अगर परिभाषा के हिसाब से अगर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे होता है कि हाँ एग्जाम के अंदर आ जाए तो हम क्या लिखें, तो एग्जाम के अंदर आए तो आपको ये लिखना है द्रव्य के साथ जुड़ी हुई वह भौतिक राशि। यानी अपने कोई भी अगर प्रकृति के अंदर कोई भी चीज पाई जाती है तो उसे द्रव्य ही मानते हैं कि द्रव्य होता है। ठीक है, तो द्रव्य के साथ जो जुड़ी हुई भौतिक राशि का मतलब ये होता है जिसे हम नाप सकते हैं, वो भौतिक राशि कहलाती है। तो भौतिक राशि है। और अदिश है, अदिश का मतलब क्या है कि जैसे अपने सैदिश और अदिश दो शब्दों के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, सैदिश और अदिश। तो सैदिश क्या है और अदिश क्या है? सैदिश का मतलब है दिशा के साथ, सह से साथ और दिशा के साथ, यानी जो जो जिस चीज का नापन दिशा के साथ किया जाता है। जैसे विस्थापन की बात करें, यानी हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं वो दिशा साथ में नापनी पड़ती है। तो जहां पर दिशा के साथ में नापते हैं कोई चीज को, और जहां पर बिना मतलब दिशा के नापा जाता है वो अदिश होता है। तो विद्युत किधर भी जा सकती है, आवेश है वो, उसको वैसे मतलब बिना दिशा के नापा जाता है, तो ये अदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अदिश राशि यानी भौतिक यानी नापने वाली और अदिश राशि है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो आपको पहले ये चीज भी बता दूं कि विद्युत है जो वो चुंबकीय और यानी विद्युत है जो विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रभाव उत्पन्न करती है। यानी एक लाइट का प्रभाव तो उत्पन्न करते ही हैं आवेश, और ये और किसका प्रभाव करते हैं, चुंबक का मतलब प्रभाव दिखाते हैं। तो ये चीजें अपने को समझनी है बस। विद्युत आवेश के अंदर ज्यादा इसमें कोई डीपली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो नापते कैसे हैं ये भी बात पढ़ेंगे, लेकिन फिर पहले अपने इससे पहले प्रकार पढ़ लेते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। जैसे धनावेश ऋणावेश। ठीक है, तो हमने धनावेश बहुत बार सुना है कि धन आवेश यानी प्लस का चिन्ह हो गया और माइनस का चिन्ह हो गया ऋणावेश। ठीक है, तो ये चीजें होती है, लेकिन फिर भी अपने एक कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इनकी परिभाषा सेम सी लगने लगती है, क्योंकि एग्जाम हॉल का प्रेशर इतना होता है कि बच्चे को सेम लगती है सारी चीजें। तो वहां पर अपने को क्या देखना है कि किसी आवेश पर जैसे देखना क्या है कि जैसे पहले परिभाषा की बात कर ले, फिर इसके बाद में मतलब कैसे सॉल्व करना है इन चीजों को फिर बताता हूँ। किसी आवेश पर इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या, जब किसी आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की जब क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना, तो वो क्या है, ये बंद कैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है, धनावेश होता है। और जहां पर आवेश पर क्या है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता,
अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश होता है उन्हें ऋणावेश कहते हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि बच्चों को थोड़ा सा लगता है, तो भी क्या होता है, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ऋणावेश, ऋणावेश को समझो पहले। ऋणावेश को ऐसे समझना है कि जब जब कोई बंदा नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव नेगेटिव सोचने लगता है। नेगेटिव का मतलब ऐसे कि जैसे मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए और फिर मैं ऐसे सोचने लगूं हमारे क्या करना है, इतना पैसा है कहाँ लेके जाएंगे, तो ये नेगेटिव थॉट ही तो है। यानी ये बंदे को जीना जीने नहीं देते, मतलब सारी चीजों से दूर ले जाते हैं, तो ये नेगेटिव थॉट है। नेगेटिव का मतलब ऋणावेश, और वहां पर क्या है, अधिकता है। यानी पैसों की जहां पर अधिकता होगी वहां पर क्या है, ऋणावेश यानी नेगेटिव थॉट आएगी। ठीक है, और जहां पर पैसों की, धन की अधिकता, धन की कमी होगी वहां पर क्या है, पॉजिटिव थॉट आएंगे। क्या, पॉजिटिव थॉट आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब प्लस का हो गया धनावेश, और नेगेटिव का मतलब ऋणावेश हो गया। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई कि किसी आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की कमी से उत्पन्न आवेश होता है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश। अगर एग्जाम के अंदर अगर धनावेश की परिभाषा पूछ ले तो आपको ये लिखनी है, और ऋणावेश की पूछ ले तो ये लिखनी है, और परिभाषा मैंने आपको समझा दी। और इसी के बाद में अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो अब अपने बात करते हैं आवेश के मात्रक की। आवेश का मात्रक होता क्या है, जैसे आवेश है कि उसको किसके अंदर नापेंगे, जैसे अपने किसी मात्रक की बात करें, मात्रक होता क्या है, जैसे किलोग्राम में अपने कोई चीज बाहर को मापते हैं, जैसे लीटर के अंदर, लिक्विड, किसी लिक्विड को मापते हैं लीटर के अंदर। तो इस प्रकार से आवेश का भी कोई मात्रक होता है। ठीक है, तो आवेश का कोई मात्रक होता है जिसे कूलाम कहते हैं, कूलाम। और गुलाम को जब वैसे अपने प्रदर्शित करने के लिए लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं, लेकिन वैसे अगर मापते हैं, जैसे कोई संख्या की बात करें, जैसे मैं कोई आवेश को मापा जहाँ पे मेरे पास 24 गुलाम आया, तो मैं उसे सी से लिखता हूँ, यानी 24 सी या 24 गुलाम से लिखता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश का मात्रक है वो गुलाम होता है, जिसे लिखा तो अगर अपने समीकरण वगैरह बनाते हैं या सूत्र बनाते हैं तब तो उसे गुलाम लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसे जब उसका मान निकाला जाता है, जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो वहां पे आपका क्या है कि जैसे 24 अगर आपका उत्तर आए, या फिर 25 आपका उत्तर आ जाए, या फिर 26, कितनी भी संख्या का उत्तर आ जाए, तो आप वहां पे सी लगा देते हो, यानी गुलाम है। ठीक है, तो सी का मतलब गुलाम होता है। ये बात समझ में आई। तो इसके बाद में आता है आवेश का क्वांटीकरण। तो पहले मेरी एक बात नॉर्मल नॉर्मल से समझ लो, इसके अलावा ये बात है कि क्वांटीकरण का मतलब क्या है। ठीक है, तो जब साइंस के अंदर जब आप सबसे पहले पढ़ते हो तो आप क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ते हो। क्वांटम संख्या क्या है कि पॉइंटों के अंदर नहीं होती, जैसे दशमलव लगा के अपने, ऐसे नहीं है कि एक संख्या के 10 पार्ट कर दिए, 100 पार्ट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता, यानी पॉइंटों के अंदर नहीं आएगी, और ना ही क्वांटम संख्या माइनस में होती है। ठीक है, क्वांटम संख्या का मतलब है कि एक पूर्ण अंक होता है। ठीक है, यानी पूरा ही अंक होगा, जैसे एक है, एक के अलावा बाद में दो आएगा। ठीक है, ऐसे नहीं है कि एक के बाद में 1.5 आ गया, 1.3 आ गया, 1.2 आ गया। ठीक है, और ना ही एक के बाद में आप माइनस में जा सकते, जीरो की तरफ नहीं जा सकते। जीरो से, जीरो या एक के बीच में, या दो से एक के बीच की संख्या नहीं होगी, और जीरो के बाद में भी आप नहीं जा सकते, मतलब माइनस में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये बात है क्वांटीकरण की कि आवेश का क्वांटीकरण है क्या, ये पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो कोई बंदा ऐसे बोले कि मैं आवेश को कैसे मापूं, आवेश, ठीक है, विद्युत इसके अंदर मतलब लाइट चल रही है, लेकिन मैं कैसे माप सकता हूँ, मेरे को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आवेश को मापने के लिए क्या है कि जैसे ये क्यों मतलब आवेश होता है, और इसका जो सूत्र बनाते हैं वो या तो ये प्लस या माइनस न्यूट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको मानते हैं। ये बात समझ आई भाई। इसका जो सूत्र है ये होता है, और ये सूत्र अब किससे बनता है, इस परिभाषा से बनता है। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण। कैसे, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुण होता है। प्रकृति में सबसे पहले, प्रकृति के अंदर क्या चीज पाई जा रही है, जो सबसे छोटा मान हो उसको आधार मान के क्या है कि आवेश की गणना की जाती है। ठीक है, जैसे बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो माना जाता है कि प्रकृति के अंदर जो अगर कोई गणना करने वाला सबसे कोई छोटा कण है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये चीजें जो कण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान हमारे पास है, और ये सबसे छोटा कण है कि जिसकी अपने गणना कर सकते हैं। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित मान का पूर्ण गुण होता है, और इसी आवेश का क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। और जब आवेश को मापा जाता है ना, आवेश को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये अपने मान लिखते हैं अपने। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का मान है, ये मान लगा लेते हैं अपने।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब मापा जाता है यानी इलेक्ट्रॉन का मान इतना है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर लिखते जाओ और ये इसका मान आता जाएगा। ठीक है, ये आवेश को आप ऐसे माप सकते हो। तो यानी अपने सवाल सॉल्व करेंगे तब इसकी बात आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। अब तक इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन को आधार मान के इसका मापन किया जाता है। ये बात आपके अगर समझ में आ गई तो आपको आवेश का क्वांटीकरण समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद अपने बात करते हैं मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश की। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश यही होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ही ऐसा कण है जिसे हम माप सकते हैं। सबसे छोटा कण है प्रकृति के अंदर। ठीक है, जिस सबसे छोटा कण है तो इसे मूल आवेश कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम अन्य चीजों को मापते हैं। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई तो इससे आगे देखो कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है। कि हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अगर कोई हमारे पास इतना दे रखा हो कि धारा दे रखी हो कि 1 एम्पियर में कितना होगा, तो हम धारा को इलेक्ट्रॉन से के साथ में मतलब रखेंगे और इसको इसका मान निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे ये अपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे, वो आपने पता चल जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आई कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का क्वांटीकरण ये होता है कि आवेश को हमेशा प्लस के अंदर ही मापा जाता है, माइनस के अंदर नहीं मापा जाता। ठीक है, यानी कैसे माइनस के अंदर नहीं मापा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारी परिभाषा के अनुसार कि निश्चित मान का पूर्ण गुण होता है। अगर आप कोई निश्चित मान से आवेश का क्या है कि गुणा करते हो, यानी आवेश का मान निकालना है, तो उससे निश्चित मान से गुणा किया जाता है। ये निश्चित मान का ही गुण होता है। ठीक है भाई, लिखा हुआ है। और अगर आपको यहाँ से अगर आप वीडियो से देख के नोट्स बना सकते हो तो यहाँ से बना लो भी। ठीक है, ये परिभाषा आपको लिखनी है। और मूल आवेश है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश क्या होता है? प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि यहाँ पे हमारे जो प्रकृति के अंदर जो सबसे छोटा कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान मतलब कैसे है यार, कैसे नहीं है, ये बातें बाद में करेंगे अपनी। ठीक है, तो ये चीजें आप तो आगे अपने स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा के चैप्टर को। यानी वैसे तो अपना चैप्टर अगर मेन बात करें तो यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन जो भी चीजें लिखवाई है पहले वो भी तो इम्पोर्टेंट ही है। क्योंकि जब अपन बेसिक पढ़ते हैं तभी तो साथ साथ में जोड़ जोड़ के मतलब पढ़ना पड़ता है। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा की जो बात करें तो विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर है। आवेश के प्रवाह की दर है। समय के सापेक्ष वाले लिखना है इसमें, क्योंकि समय भी तो साथ में मापते हैं। समय के हिसाब से कोई चीज को नापा जाता है या समय के बिना नाप लेते हैं। अपने देखेंगे जब आवेश के प्रवाह की दर देखेंगे कि आवेश कितनी स्पीड से जा रहा है, तो कितनी स्पीड से नापेंगे तो ये तो समय भी तो वहां पे यूज किया जाएगा। तो वहां पे समय का सापेक्ष यूज नाम दिया जाता है कि हाँ समय के सापेक्ष ये चीज होती है। तो समय के सापेक्ष से आपको घबराना नहीं, क्योंकि 10वीं का स्टूडेंट होता है, सापेक्ष क्या होता है हिंदी से ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ठीक है, तो अगर इसका आपने सूत्र की बात करें, इसका थोड़ा सा सूत्र बढ़ा दें क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा देखो, विद्युत धारा और इसके बाद में बराबर विद्युत धारा के बराबर क्या होता है? आवेश। और समय हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि समय के सापेक्ष मापा जा रहा है इसलिए समय को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा आवेश बटाने समय, तो ये इसका सूत्र है। कहीं भी आपको विद्युत धारा निकालनी हो, जहाँ पे आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना हो, आप ऐसे सोच लेना कि विद्युत धारा बराबर होता है किसके? आवेश बटाने समय क्या होता है? विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है। ठीक है, और आवेश को क्यों से लिखा जाता है और टी को टाइम लिखते हैं अपने, तो ये अपना सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र अगर हिंदी में देखो तो ऐसे, और ये अगर सूत्र के हिसाब से देखो तो ये वैसे। ठीक है, ये देख लेना। धारा की दिशा, अगर आप बड़े एग्जाम देते हो ना तो वहां पे आपको क्या है कि पूछ लेता है कि धारा की दिशा क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है। तो ये चीजें हैं, इन पे सॉल्व कर ले तो आगे पढ़ने की जरूरत ना पड़े बार बार। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने कि धारा की दिशा क्या होगी। सोच के देखो, आवेश है, आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं और पास में भी लेके आते हैं। यही बात है। मैं ऐसे मान रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये क्या करेंगे? धारा की दिशा, धारा की जो दिशा है वो माइनस प्लस से माइनस की ओर होती है। प्लस से माइनस की ओर, इसे सही ढंग से लिख लेते हैं। प्लस वीई टू माइनस वीई। ठीक है भाई,
तो ये चीज है। अगर धारा की दिशा पूछ ले तो ये है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, सभी को पता है। टू किधर की ओर जाएगा, तो माइनस है तो प्लस की ओर जाएगा, क्योंकि क्यों जाएगा ऐसा, ऐसा क्यों होगा भाई साहब, ऐसा इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन है उन पर माइनस आवेश है, और माइनस है वो हमेशा प्लस को आकर्षित करता है, यानी प्लस है वो माइनस को आकर्षित करेगा, माइनस है वो प्लस को आकर्षित करेगा, और जब प्लस प्लस होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, भगाएंगे। ठीक है, समझ आई बात। अगर माइनस माइनस होंगे, अगर माइनस माइनस पास में होंगे तो वो भी एक दूसरे को भगाएंगे। जब दोनों एक जैसे होते हैं तब एक दूसरे को इधर उधर भगा देते हैं, जब एक दूसरे को मतलब अलग अलग होते हैं तो वो क्या है, पास में यानी होते हैं इकट्ठे, मतलब चिपक जाते हैं, या फिर कहते हैं कि पास में खींचते हैं एक दूसरे को, ये बात समझो आप। ठीक है, तो इसकी मतलब अगर धारा की दिशा पूछ ले तो ये है, और इलेक्ट्रॉनों की दिशा पूछ ले तो ये है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उन पर माइनस आवेश होता है और धारा पर प्लस आवेश होता है। और ठीक है, आवेश है वो क्या माइनस और ये है। तो यानी अपने ऐसे बोले कि जब आपके पास दो तार हो, एक पर प्लस आवेश की तार हो और एक माइनस की तार हो, ठीक है, आप तो समझते हो सभी। ठीक है, तो प्लस की तार है और एक माइनस की तार है, तो आप जब इन दोनों के अंदर करंट प्रवाह करते हो तो माइनस से क्या बोला मैंने, धारा की दिशा बोला है, तो प्लस से कोई भी कण निकलेंगे और वो क्या है माइनस की ओर आएंगे। ठीक है, और ये इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, पूरा परिपथ बनेगा, परिपथ बनेगा, इसीलिए तो माइनस प्लस से कुछ कम निकलेंगे और वो क्या माइनस की ओर आएंगे। ठीक है, और इन्हीं आवेश और आवेश धारा की दिशा ये होगी और इलेक्ट्रॉनों की दिशा ये होगी। तो इसके अंदर एक चीज हो रहा है अभी, एक चीज ये है कि अगर आप आवेश निकालना चाहते हो तो आवेश की जगह आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने पहले बात की थी। ठीक है, टाइम को टाइम लिखते हैं, और आई तो आप, ठीक है, यानी अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी हो, ठीक है, या आवेशों की संख्या दे रखी हो, तो ये चीज आप लिख के यहाँ पे लिख सकते हो कि आवेश जहाँ पर जितने आवेश है, ठीक है, आवेशों की गणना करके बताइए, या फिर धारा निकाल के बताइए, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे एन लिखोगे, क्योंकि आवेश क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे और टी की जगह टाइम लिखोगे, और आई की जगह सिंपल सी बात है भी एम्पियर धारा होती है। ठीक है, चलो। तो अब अगर बात करें अपने विद्युत धारा के एसआई इकाई की, तो जो चीजें मैं ये मतलब छोटी छोटी ये काट काट के लिख रहा हूँ ना, तो ये चीजें आपको क्या है कि टॉपिक वाइज लिखनी है। अगर आप नोट्स बनाते हो ना, तो वहां पे आपको जैसे विद्युत, आपने पहले विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा, तो एक हेडिंग विद्युत आवेश की डाल ली, फिर उसके बाद में एक हेडिंग है जैसे अपने विद्युत धारा की डाल ली, तो ये चीजें आपको टॉपिक वाइज पढ़नी है। यानी अगर आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ने का फायदा क्या है, नोट्स बनाए जाते हैं, बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जब भी आप पूरी लाइफ में आपको कभी भी जरूरत पड़े ना, तो आप वो नोट्स उठाओ और आपको वो चीजें, मतलब होता है कि मानव का दिमाग है, कुछ चीजें भूल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर भी तो ये चीजें आप क्या है कि आपको एक बार मतलब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको देख के थोड़ा थोड़ा रिवाइज करोगे, तो आपको पहले पहले ये चीजें पढ़नी है, और जो चीजें आप भूल जाओ, आपको लगता है ये चीज मैं भूल गया, तो वहां से आपको ये चीजें आपको दोबारा रिवाइज करनी है। ठीक है, विद्युत धारा की ऐसा ही करेंगे। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पहले इसी की बात कर लेते हैं हमने। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एम्पियर जानते हो क्या होता है एम्पियर? एम्पियर क्या है कि जैसे अपने आवेश को कूलाम के अंदर माप रहे थे, और जैसे अपने मैंने बात की थी पहले कि अपने जैसे पानी को या लिक्विड को किसी चीज को अपने क्या मापते हैं, लीटर के अंदर मापते हैं, किलोग्राम के अंदर कोई भी चीज को मापते हैं, तो ये चीज सारी सारे मात्रक होते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक, और ये किसने बनाया था, ठीक है, एम्पियर। तो ये मात्रक किसके नाम पे रखा गया, यानी किसी ने बंदे ने खोज की होगी, तो ऐसे उस बंदे का नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। ये वैज्ञानिक थे, ठीक है भी। एक अपने यहाँ तक तो है नॉर्मल सी बेसिक सी बात, जो चीजें अपने को मतलब याद रखनी है, वैसे ही ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन अगर अपनी बात करें यहाँ से अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी परिभाषा अगर बनती है तो ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमने परिभाषा याद करनी है तो ये चीजें अपने इंपॉर्टेंट है। क्या, एक एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड एक कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी एक एम्पियर विद्युत धारा है, उसकी रचना कैसे होती है, एक सेकंड एक कूलाम आवेश की प्रवाह से होती है। इसको जोड़ो, परिभाषा आपको दे दी है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अगर ये चीज उतारते हैं तो उतार लो, लेकिन समझना कैसे है, समझना ऐसे है कि अगर मैं एक गुलाम मतलब
अगर मैं 1 एम्पियर मतलब धारा मापना चाहता हूँ, ठीक है, और कितनी सेकंड में, यानी ऐसे कहता है कि अगर एक आवेश है और वो एक ही सेकंड के अंदर, आपको ये तो पता ही होगा कि धारा है वो सेकंड के अंदर मापी जाती है। टाइम अगर मिनट के अंदर दी होगी तो आपको सेकंड के अंदर कर लेनी है, ठीक है, तो सेकंड के अंदर कर लेनी है अगर मिनट के अंदर दी हो तो सेकंड के अंदर मापी जाती है। और एक आवेश है वो एक सेकंड के अंदर, अगर एक सेकंड के अंदर एक आवेश प्रवाह होता है ना, तो वो क्या है, एम्पियर है। एक का मतलब ऐसे नहीं है कि आवेश है, इसका आवेश निकालना है भाई। एक गुलाम गुलाम की बात कर रहा हूँ, और एक गुलाम के अंदर कितना आवेश होता है, तो एक गुलाम के अंदर होता है 8.6 इंटू 10⁻90, ये होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ रहे हैं। ये इसको छोड़ दो, एक बार इतना समझो कि एक गुलाम आवेश जब एक सेकंड के अंदर धारा मतलब उस तार से निकलेगी या किसी चालक से निकलेगी, तो वो क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। यानी मैं अगर इसका मान कितना रख दूं, 1/1, और बराबर एम्पियर हम निकालना है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है भाई। तो ये वाला मान आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यानी अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना आपको करनी है तो प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश की प्रवाह से होती है। जब 1 कूलाम आवेश निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा, मतलब 1 एम्पियर विद्युत धारा कहलाएगी 1 सेकंड के अंदर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, तो ये चीज आप उतार लेना और इसके आगे हम बात करते हैं। तो अब अपने बात करते हैं विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है, वो यंत्र कौन सा होता है। विद्युत धारा मापते हैं भी, पता है आपको विद्युत धारा मापते हैं, यही तो पढ़ रहे थे अपने, तो ज्यादा कोई सोचने वाली बात है नहीं। विद्युत धारा मापते लिए, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो एमीटर, एमीटर का उपयोग किया जाता है। कौन से यंत्र का, एमीटर यंत्र का। विद्युत विभव क्या है, बात आती है विद्युत विभव की, यहाँ मतलब ये चीजें आप आ रही है इम्पोर्टेंट है। विद्युत विभव क्या है, पहले परिभाषा छोड़ देते हैं, परिभाषा आप लिख ही रही है, ठीक है, तो ये चीजें समझ लेना। लेकिन पहले आप मेरे को सुनो ध्यान से। कोई भी आवेश है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी आवेश है, आवेश को क्यू से मापते हैं, ये इसका क्षेत्र है। अब कोई इस क्षेत्र से कोई बाहर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कोई भी आवेश यहाँ पे पड़ा है, एक आवेश और एक आवेश यहाँ पे पड़ा है। अब ये आवेश इससे दूर है, क्या ये इसके क्षेत्र में नहीं है, मतलब इसके एरिया के अंदर नहीं है, तो तभी आवेश का कोई ना कोई क्षेत्र तो होता होगा। वहीं पे तो वो, अपनी बात करें जैसे कोई तार है, उस तार का कोई एरिया है, हम उसके पास में हाथ लेके जाएंगे तो वो उसका एरिया, फिर वो उसको आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या है कि आवेश का कोई ना कोई एरिया है, ठीक है। तो आवेश का मान लो कि ये वाला एरिया है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी आवेश है वो यहाँ पे पड़ा है। अब ये आवेश, इस आवेश को यहाँ से उठा के हम इसके क्षेत्र के अंदर लेके आए, इस आवेश को यहाँ से उठा के इसके क्षेत्र के अंदर लेके आए, ठीक है। ये तो चलना ही बंद हो गया, तो यहाँ से लेके भागे यहाँ तक लेके आए, तो ये क्या, इसमें कोई ना कोई तो कार्य करना पड़ेगा, कोई ना कोई ऊर्जा लगेगी, तो कार्य करना पड़ेगा मतलब ऊर्जा लगेगी। तो इसका जो मापन है ये क्या होता है, विद्युत विभव होता है। जैसे थोड़ी सी परिभाषा तो पढ़ लेते हैं पहले अपने, ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक जो लाइन में जो कार्य करना होता है वो कार्य क्या होता है, विद्युत विभव होता है। किसी इकाई धनावेश को अनंत से, किसी इकाई, इकाई का मतलब एक, ठीक है, कोई एक धनावेश को, यानी ये वाला कोई धनावेश है, उसको अनंत से मतलब कहीं भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। अनंत का मतलब कहीं भी, निकट भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, ठीक है। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यानी यहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, यानी जितना भी हमें क्या है ऊर्जा चाहिए कि कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। ये जो कार्य करना पड़ेगा इस बिंदु को क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। अगर हम विद्युत विभव को क्या वैसे वोल्टेज के अंदर मानते हैं, विभवांतर या विद्युत विभव को वोल्टेज के अंदर यानी वी के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, वी के अंदर लिखा जाता है। तो डब्ल्यू मतलब कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, क्यों, कोई ना कोई आवेश के आधार पर, ठीक है, किसी न किसी आवेश को लाया जा रहा है, तो ये इसका सूत्र बनता है। अगर बात करें कि आपको दे दे कोई ना कोई ऊर्जा दे दे, ये पर्सन घुमाना ही तो है, अगर पर्सन को घुमाए और आपको बोल दे कि डब्ल्यू की जगह आपको क्या है कि जूल दे दे कि इतनी जूल आपको ऊर्जा उसके अंदर लगी,
तो कितनी मतलब कितना की इसका विद्युत विभव कितना निकल के आए, तो ऐसे कोई सूत्र बनाना पड़ जाए आपको, तो ऐसे कोई मतलब आपको सवाल सॉल्व करना पड़ जाए। तो आप जानते हो कि V बराबर क्या होता है, W बटा में Q। ठीक है, ये होता है, ये आपने पढ़ा है इस क्लास से। ठीक है, तो फिर अगर हम इसे थोड़ा सा सोल्व करके देखें कि हमें पता है कि W मतलब क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क में ऊर्जा लगती है, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो जूल को हम लिखते हैं J से, और क्यू को हम लिखते हैं C से। ये अपने पहले डिस्कस कर लिया था कि जब सवाल सॉल्व करना होता है आपको, जब कोई आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो वहां पे आपको क्या है, क्यू को C लिखते हैं, और वैसे अपने क्या है, क्यू को क्यू लिखते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। ठीक है, V बराबर होता है J बटा में C, यानी जूल बटा में कूलम। तो ये होता है अपने विद्युत विभव। क्या होता है, जब यहाँ से कोई चीज को उठा के यहाँ तक लेके आया जाता है, उसमें इसको डायरेक्ट किया जाता है, और ये दोनों क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके बाद में आपने ये समझो कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर सोच के देखो, विभव विभव के बीच में अंतर। ठीक है, मैं ऐसे मानता हूँ, या तो आपके पास कोई भी आवेश है यहाँ पे, ठीक है, क्या हो, और उसके पास में कोई ना कोई क्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई क्षेत्र बना हुआ है, ये इसका कोई ना कोई क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर इसका ये कोई ना कोई क्षेत्र है, तो अब यहाँ से किसी आवेश को उठाया जा रहा था और यहाँ लेके आया जा रहा है। ठीक है, या तो यहाँ से किसी किसी को यहाँ इस बिंदु से आगे लेके जाए। ठीक है, और यहाँ से, या फिर यहाँ से किसी दो आवेशों की गणना की जाए कि इस आवेश को यहाँ तक लाया गया तो इतनी ऊर्जा खपत हुई, और इसको यहाँ से तक लाया गया तो इतनी ऊर्जा खपत हुई, यानी कार्य किया गया। ठीक है, इस कार्य और इस कार्य के बीच में अंतर हो सकता है। या फिर आप ऐसे मानो कि यहाँ से लेके यहाँ तक लाया गया और यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया गया। तो यानी मैं इसको लिखना चाहूँ कि वोल्टेज में मापते हैं। ठीक है, V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर हम इसको WB मानते हैं, यानी वर्ग B है, और यहाँ पे वर्ग A किया गया है। तो वर्ग B बटा में क्या होता है, कूलम में मापा जाता है, या इसको क्या लिख देते हैं, माइनस इसका जो उत्तर आएगा वो WA बटा में क्या होगा, इस इनका जो अंतर होगा वो ही क्या होगा, विभवांतर होगा। यानी पहले जो कार्य किया गया और दूसरे के लिए जो कार्य किया गया, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या होता है, विभवांतर होता है। इन ये किसका सूत्र है, ये विभव का सूत्र है। पहले इससे पहले विभव पढ़ा था, विभव के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि विभव का सूत्र होता है कि जो एक आवेश को यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वो क्या है, विभव है। एक किसी अनंत बिंदु से जब किसी आवेश को उठा के जब एक किसी बिंदु तक लाया जाता है, अनंत बिंदु से उठा के जब किसी अनंत किसी बिंदु पर लाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। और जब दो के बीच के मध्य का जो अंतर होता है, जब दो मतलब एक आवेश यहाँ से उठा के यहाँ तक लाया गया, जब उसका कोई मान आया, फिर उसको उठा के यहाँ से यहाँ तक लाया गया तो तब उसका कुछ मान आया, या फिर इसको या पहले यहाँ से यहाँ तक लाया गया और यहाँ से उठा के बाहर लेके गए तो इसका कोई मान हो सकता है। तो यानी जब दो आवेशों की गणना कर रहे हो ना, तो दो आवेशों की अपने बात कर रहे हो कि एक तो आवेश A है हमारे पास और एक आवेश B है, तो वहां पे क्या है कि कुछ हमारे पास जो कार्य निकल के आ रहा है वो B निकल के आ रहा है, और एक कार्य A निकल के आ रहा है। तो हम गणना कैसे करेंगे, विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो V बराबर हम क्या निकालेंगे, V बराबर WB, यानी इसका जो कुछ विभव निकल के आएगा माइनस इसका जो कुछ विभव निकल के आएगा, तो ये क्या है, विभव कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, सॉरी। ठीक है, तो किसी धारावाही का मतलब है कि धारा के अंदर चल रहा है। ठीक है, और विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, धारावाही विद्युत परिपथ है, दो बिंदुओं के बीच कोई बीच विद्युत विभव को उस कार्य द्वारा परिभाषित किया करते हैं जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। सरल भाषा में मैंने ये बता दिया, और ये इस प्रकार से आप समझ लेगा। तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि विभव ये होता है, विभवांतर है, अंतर है, तो फिर क्या होगा, अंतर है तो अपने को क्या लेना है, लेकिन है तो विभव ही, तो विभव है तो हमें V से लिखना है। और इससे विभवांतर को मापने का जो मतलब है ना, तो ये क्या है, वोल्ट मीटर होता है। और इसी समांतर क्रम में, इसका क्रम कौन सा है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और पहले अपने एमीटर पढ़ा था, यानी विद्युत को जो विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है, तो उसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यानी जैसे ये कोई परिपथ होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, ए मीटर लगाया जाता है, एमीटर पढ़ा था, तो ये एमीटर यहाँ पे लगाया जाता है। समझ आई बात, तो एमीटर यहाँ पे लगा दिया। अगर समांतर क्रम में कोई वोल्ट मीटर लगाना, तो हम मापना चाहते हैं कि इस बिंदु से लेके
इस बिंदु तक बीच में जो कार्य किया गया वो मापना है, इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कोई कुछ ना कुछ कार्य किया गया वो अंतर निकालना है हमें। तो वोल्ट मीटर वो कुछ बिंदुओं के बीच में लगाया जाता है, तो हम साफ दिख रहा है अपने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं के बीच का जो अंतर निकालना है वो क्या है, वोल्ट मीटर कहलाता है, ठीक है भी। तो क्या है, समांतर क्रम में लगाया, समांतर का मतलब साथ में, पास वाले समांतर मतलब साथ साथ में ऐसे, ठीक है, तो होता है समांतर। और जब एक लाइन के अंदर लगाया जाता है तो वो क्या होता है, एमीटर होता है। समझ में आई बात, यहाँ तक समझ आई। तो आज के लिए अपने इतने पढ़ेंगे, इसके आगे वाली जो वीडियो होगी उसके अंदर अपने देखेंगे ओम का नियम है, ये चीजें जो आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आगे वाले मतलब पार्ट के अंदर हो जाएगी। ये पार्ट फिर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक साथ में तो देख ही नहीं सकते। अगर एक बार आप इतनी बातें समझ गए तो आगे मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। धन्यवाद।